हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है, वुड के घोषणा पत्र के गुण पढ़ेंगे हम लोग। जो वुड डिस्पैच 1854 है, उसके मेरिट्स क्या क्या हैं, यानी उसकी विशेषता क्या रही है ना, उसके गुण क्या रहे, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कल आप लोगों को जो मैंने बताया था, उसने जो वुड के घोषणा पत्र में जो सुझाव दिया गया था, उसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा और इस घोषणा पत्र के अंतर्गत 100 अनुच्छेदों को बताया, मतलब 100 अनुच्छेदों का अभिलेख बताया गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि काफी चीजों को सुझाव में रखा गया है ना। तो चलिए आज इसके गुण को पढ़ते हैं। वुड के घोषणा पत्र 1854 के गुण। देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर निश्चित दिशा प्रदान की गई। ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ कि ये जो घोषणा पत्र आया था, इसमें शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित किया गया और उसको एक नया दिशा प्रदान किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा क्या है, शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, यानी इसीलिए इसको क्या महाधिकार पत्र भी कहा जाता है इसको। ठीक है, महाधिकार पत्र वुड के घोषणा पत्र 1854 को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षा नीति के लिए जो बातें कही गई थी, उसमें सारी चीजों को रखा गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको महाधिकार पत्र कहा गया। और इसमें देखा जाए तो बहुत सारी चीज, जन शिक्षा है ना, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्राच्य साहित्य एवं देसी भाषाओं को प्रोत्साहन, तो बहुत सारी चीज इसमें रखी गई। इसकी वजह से इसे महाधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का उत्तरदायित्व तो प्रथम बार अंग्रेजों ने स्वीकारा। देखिए, पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पर जब कंपनी की स्थापना हुई तो वो भले 20 साल बाद पुनरावर्तन होती थी, उसमें परिवर्तन होता था, लेकिन सारा फोकस कहीं न कहीं इनको ये था अंग्रेजों का कि हमें यहाँ पे शासन करना है, व्यापार करना है और अपनी संस्कृति, पाश्चात्य भाषा विज्ञान और अंग्रेजी भाषा को विस्तृत रूप देना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो 1854 वुड का घोषणा पत्र है, इसमें शिक्षा का उत्तरदायित्व तो मतलब प्रथम बार अंग्रेजों ने स्वीकारा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भारतीय शिक्षा, प्राच्य शिक्षा, संस्कृति और यहाँ पे क्या व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षा के लिए, है ना, कैसे हमें चलाना है, कैसे सुव्यवस्थित शिक्षा चल सकता है, तो इन सारी चीजों को अंग्रेजों ने कहीं न कहीं इसको स्वीकारा। इसीलिए इसको 100 अनुच्छेदों का अभिलेख कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को। ठीक है, आगे देखिए, पाठ्यक्रम में देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया। ठीक है, पाठ्यक्रम में देसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने का मतलब समझ रहे हैं कि इनका ये कहना था कि जो पाठ्यक्रम हो वो देसी भाषा में हो, मतलब जो संस्कृत, अरबी और फारसी है तो उसका भी अनुवाद किया जाना चाहिए। और यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है, देसी भाषा है, उसमें इसका अनुवाद किया जाना चाहिए ताकि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा अच्छे से दिया जा सके। ठीक है, इसीलिए इसमें देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया गया था। देखिए, साथ में एक चीज और इसने कहा, मतलब इसमें कहा गया कि जो पाश्चात्य जो शिक्षा रही है ना, तो उसका भी अनुवाद किया जाए। किसमें किया जाए? इसी लैंग्वेज में किया जाए, मतलब आपका देसी भाषाओं के लैंग्वेज में अनुवाद किया जाए। और जो इसका अनुवाद करेगा, अनुवाद करे विद्वान जो भी करेगा, तो उसको भी कहीं न कहीं पुरस्कृत किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये था कि ऐसी भाषा को यहाँ पे रखा जाए जिस भाषा को भारतीय समझें। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी जो विषय है इसको इन्होंने सर्वोपरि रखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जन शिक्षा पर ध्यान दिया, निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकार किया। देखिए, इसके पहले क्या था, जो हम लोगों ने मैकाले का पढ़ा था और ऑकलैंड ने का जो पढ़ा हम लोगों ने शिक्षा नीति, उसमें क्या था, उनका ये कहना था कि हमें इतना हमारे ब्रिटिश सरकार के पास पैसा नहीं है कि जन जन को शिक्षा दिया जाए, है ना। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो वुड का घोषणा पत्र होता है, इसमें क्या होता है, सभी को शिक्षा समान कर दिया जाता है ना, यानी निस्यंदन सिद्धांत को ये हटा देता है, अस्वीकार कर देता है। इसका ये कहना रहता है कि केवल उच्च वर्ग को शिक्षित नहीं करना है, मतलब सभी को शिक्षित करना है। कहने का तात्पर्य इसका ये था
कि जो शिक्षा दिया जाएगा, जो भी प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा होगी, वो सभी को समान रूप से दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव। देखिए, इसमें विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव भी दिया गया। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव क्या मद्रास, बंबई, कलकत्ता में हुआ था, लेकिन इसने क्या सुझाव दिया था कि लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर इसकी स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सहायता अनुदान प्रणाली पर बल, यानी कि इसने एक चीज और कहा कि जो भी विद्यालय के लिए और सहायता अनुदान प्रणाली हो, उस पे बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, और वो सहायता अनुदान प्रणाली किसी भी तरीके से हो सकता है ना। और उसमें जो भी चीजें आएंगी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी सुझाव में कि भवन निर्माण, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं का निर्माण, वेतन, वहां पे जो एम्प्लॉय हैं जो काम करेंगे उनको वेतन क्या मिलना चाहिए, है ना, पुस्तकालय कैसा होना चाहिए, प्रयोगशाला कैसा होना चाहिए, भवन का निर्माण कैसा होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज इसके अंतर्गत रखी गई। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहित करना। अब इसमें क्या है, बुट के घोषणा पत्र में क्या हुआ कि प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, इसमें जो संस्कृत, अरबी, फारसी थे, इसका भी अनुवाद देसी भाषाओं में कराने का सुझाव दिया गया, और इसमें कहीं ना कहीं क्या है कि प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, आगे देखिए। व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा पर ध्यान दिया गया। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा का मतलब इसमें क्या है कि सिंपल सी चीज है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी। शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो व्यावसायिक में कहीं न कहीं इस तरीके की शैक्षिक योग्यता होना चाहिए जो जिसमें कि वो व्यक्ति कार्य कुशल हो और उस आधार पर उसे सरकारी नौकरी मिले। ठीक है, अब मुसलमानों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, और मुसलमान बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित किया जाएगा, यानी कि जो पढ़ने नहीं आते उनको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे कि वो स्कूल आने के लिए आकर्षित होंगे। ठीक है, अब देखिए स्त्री शिक्षा के लिए क्या है कि बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान यानी सरकारी सहायता दिया जाएगा। ठीक है, मतलब स्त्रियों की शिक्षा पर भी इसमें जोर दिया गया बुट के घोषणा पत्र में, मतलब जो इसके गुण हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसी में क्या है, स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, यानी स्त्री शिक्षा हेतु जो भी व्यक्ति सहयोग देना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, तो उनको क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसीलिए इस बुट के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या इसको महाधिकार पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों पर मतलब जो शिक्षा नीति इसकी बनाई जाती है, हर चीज पे फोकस रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अब हम लोगों ने बुट के घोषणा पत्र के गुण को पढ़ा। ठीक है, अब हम इसके दोष को पढ़ेंगे कि इसमें दोष क्या क्या थोड़े रहे, क्या क्या पॉइंट रहा, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो पहला पॉइंट क्या है, शिक्षा कंपनी ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में। ठीक है, पहला क्या है, शिक्षा कंपनी ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में। अब देखिए इसमें क्या है कि उत्तरदायित्व और अधिकार तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, जब शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व घोषित हुआ तो उस पर उसका नियंत्रण होना स्वाभाविक था। ठीक है, यानी कि कंपनी के हाथ में तो शिक्षा आ ही गया था कि कैसे चलाना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन के हाथ में ही था। तो ये दोनों क्या थे, एक सिक्के के दो पहलू ही थी। ठीक है, और ईमानदारी से भारतीयों का हित क्यों सोचते, और इसमें बात ये भी था कि ईमानदारी से भारतीयों के हित के बारे में क्यों सोचते। समझ रहे हैं आप लोग। जैसे कि इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए तो इतना सारा चीज इसमें रखा, लेकिन इसमें भी इनका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्वार्थ तो था, यानी ये कुछ ऐसी कमी थी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीता शाही का श्री गणेश। ठीक है, तो इसमें क्या है, शिक्षा विभाग की स्थापना का अर्थ लाल फीता शाही का श्री गणेश। ठीक है, यानी कि फिर उस समय इस विभाग में ऊंचे पदों पर तो अंग्रेज नियुक्त होते थे। यानी उस समय क्या था कि जो भी ऊंचे पद होते थे, वरिष्ठ पद जो होता था उस पे अंग्रेज ही नियुक्त होते थे, और जो कनिष्ठ पद होता था उस पे कौन नियुक्त होते थे, अंग्रेज भक्त।
है ना। यानी कि कुछ ऐसे भारतीय थे, जैसा कि मैकाले का स्टेटमेंट रहा, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें कुछ ऐसे भारतीयों को तैयार करना है जो कि तन मन से तो जो कि तन से यानी शरीर से भारतीय हो लेकिन मन से क्या हो, अंग्रेज हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ भारतीय भी थे जो कि अंग्रेज भक्त थे, जिनको कनिष्ठ मतलब पद पे रखा जाता था, और इनसे समान व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती थी। यानी कि इन्होंने तो कह दिया कि शिक्षा सबको समान रूप से दिया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इनडायरेक्ट देखा जाए तो उसमें भी कहीं न कहीं इन लोगों का यही था कि ऊंचे पद पे अंग्रेजों को रखा जाएगा और नीचे जो कनिष्ठ पद होगा उसके नीचे उस पे अंग्रेज भक्त को रखा जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सहायता अनुदान की कठोर शर्तें। सहायता अनुदान की जो कठोर शर्तें हैं, इसमें क्या है, सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत एक बहुत अच्छा कदम था, ठीक है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए विद्यालयों में अनेक शर्तें पूरी करनी होती थी। ठीक है, और वे इतनी अधिक और कठोर थी कि प्राच्य विद्यालय इसका कम लाभ उठा पाए। ठीक है, तो ये चीजें तो शुरुआत तो कर दी गई थी सहायता अनुदान, लेकिन कहीं न कहीं विद्यालय में इसके लिए कई सारे शर्त रखे गए थे जो कि कहीं न कहीं इतने कठोर थे जो कि प्राच्य विद्यालय के लिए मतलब वो चीजें करना मानना वो चीजें थोड़ा कठिन था, है ना। तो इसलिए ये कम लाभ उठा पाते थे, जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ना अनिवार्य कर दिया, है ना। और उसके बाद इसमें देखेंगे अभी आगे हम लोग बाइबिल, है ना, बाइबिल भी पढ़ना कंपलसरी। तो बहुत सारी ऐसी चीज थी जिसमें कि कुछ ऐसी शर्तें रखे थे जिससे कि प्राच्य के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो ये इसकी कमी थी ये भी। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का मूल उद्देश्य पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। ठीक है, अब देखिए शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। इसमें क्या है, यूं इस नीति में शिक्षा के 5 उद्देश्य निश्चित किए गए थे। ठीक है, और उनमें यह उद्देश्य घोषित नहीं किया गया था, परंतु यदि आप इस नीति का बारीकी से अध्ययन करें तो इस सब के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करना था, है ना। तो इसमें देखिए शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था कि जो पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति है उसका ही विकास करना था। कहीं न कहीं इन्होंने भारत के लिए तो शिक्षा नीति कुछ ऐसी बनाई, लेकिन इसके पीछे इनका उद्देश्य यही था कि पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास किया जाए और उसको अच्छे से विस्तृत रूप दिया जाए। ठीक है, आगे देखिए क्या नेक्स्ट, शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व। अब जो शिक्षा की पाठ्यचर्या है उसमें क्या था कि पाश्चात्य जो ज्ञान विज्ञान था उसको ज्यादा अधिक महत्व दिया गया था। ठीक है, यानी हर जाति को अपनी भाषा, अपने साहित्य और अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ लगती, वैसे ही अंग्रेजों को भी अपनी भाषा क्या लगती थी, श्रेष्ठ लगती थी। तो ये तो स्वाभाविक सी चीज थी, लेकिन उन्हें इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए था कि भारतीयों के लिए क्या श्रेष्ठ है। ठीक है, तो भारतीयों के लिए वो ये चीजें नहीं सोच रहे थे, वो अपने चीजों के लिए सोच रहे थे कि हमें यहाँ पर किस तरीके से अपनी संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता का विस्तार करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा। देखिए वही बात आ गई, है ना। इन्होंने उच्च शिक्षा में संस्कृत, फारसी, अरबी, हिंदी ऐसा कुछ नहीं रखा। इन्होंने सीधे ये कह दिया कि जब उच्च शिक्षा जो लेना चाहेगा उसमें इंग्लिश जो अंग्रेजी विषय है वो अनिवार्य होगा, मतलब अंग्रेजी ही होगा। ठीक है, तो इसलिए जो कुछ मतलब मैक्सिमम भारतीय ऐसे थे जो कि उच्च शिक्षा को प्राप्त फिर नहीं कर पा रहे थे, है ना। और जो थोड़ा पढ़ने में सही होता था तो अगर वो निकल जाता था, बट बहुत कम लोग ही उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पाते थे, तो ये भी इसकी एक कमी थी। नेक्स्ट क्या है, सरकारी स्कूलों में बाइबिल का होना अनिवार्य। अब देखिए जो भी प्राथमिक स्कूल उस समय सरकारी स्कूल खोले गए थे उसमें क्या था, बाइबिल को अनिवार्य कर दिया गया था कि बाइबिल बच्चों को हर विषय के साथ बाइबिल को पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईसाई मिशनरियों को अपने स्कूलों में धर्म शिक्षा देने की छूट। जो ईसाई मिशनरी थे उनको क्या था कि जो उनका स्कूल था कहीं ना कहीं उनको अपने स्कूल में क्या था, शिक्षा देने की पूरी छूट हो गई। समझ गए, यानी कि इसमें ईसाई मिशनरियों की मांग पर ही शिक्षा नीति को उन्हें धार्मिक शिक्षा देने की छूट दे दी गई थी, लेकिन उन्हें ये भी हिदायत दिया गया, मतलब ये भी कहा गया कि आप अपने धर्म की तो एक तरीके से शिक्षा दीजिए, लेकिन आपकी वजह से या आपके व्यवहार से किसी दूसरे धर्म को किसी भी प्रकार का ठेस ना पहुंचे, ये भी बात मतलब
था, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो इनका, आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि इनका क्या था मोटो, कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है और यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम को फैलाना है, ताकि यहाँ पर हम लोगों का शासन है वो शासन चलता रहे, कंटिन्यू हम लोग करते रहे यहाँ पे शासन, है ना। देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी जानना आवश्यक। अब देखिए सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी जानना आवश्यक कर दिया था, कि अनिवार्य कर दिया था, कि अगर हम ऐसे चीजों को रखेंगे तो भारतीय जो है वो स्वाभाविक सी चीज है कि वो अंग्रेजी को पढ़ेंगे और पाश्चात्य संस्कृति को और सभ्यता को अपनाएंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं इन्होंने ये सारी ये पॉइंट रख दिया था, तो ये भी कहीं न कहीं भारतीयों के लिए, मतलब भारतीयों का जहां तक मानना था कि ये भी इनका दोष था, क्योंकि ये जबरदस्ती की चीजों को थोपना था, है ना। तो अनिवार्यता से मतलब यही था, ऐसा ही था कि मतलब इसमें कहीं न कहीं वरीयता दी जाएगी, जैसे कि होता है ना कि इस विषय की वरीयता दी जाएगी जो इसको किया होगा, है ना, या जो ये कोर्स किया होगा तो इसको वरीयता दी जाएगी। या मान लीजिए कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी हम लोग देखें असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मान लीजिए कोई आई है वैकेंसी, तो नहीं होता है कि पीएचडी किया हो, जेआरएफ हो, तो उसको वरीयता दी जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीज। तो ऐसे ही उस समय भी थी कि सरकारी नौकरी हेतु जो अंग्रेजी जानता होगा उसे क्या किया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर वरीयता का मतलब ये था कि अनिवार्य, है ना, तो इसलिए अंग्रेजी को अनिवार्य इन्होंने कर दिया था। तो ये तो इनके दोस्त भी रहे कुछ, और हम लोगों ने इसके गुण को भी पढ़ा। तो चलिए ठीक है, हमें लगता है आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।